अब देखो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको स्टार्ट करेंगे। और इस पार्ट में जो हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट लेंगे हम हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन को सबसे पहले प्योर स्टेट में प्रोड्यूस्ड करने वाला जो साइंटिस्ट था वो है हेनरी कैवेंडिश। हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट है और वो है हेनरी कैवेंडिश। और इसका जो नेम हाइड्रोजन इसे प्रपोज्ड किया था लैवोसियर। समझ गए ना कि हाइड्रोजन नेम प्रपोज्ड बाय लैवोसियर। ओके, अब आगे आते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का, अब हम ये देखेंगे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। तो आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है इसे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप मींस एल्कली मेटल्स और सेवंथ ए ग्रुप मींस हैलोजन एलिमेंट्स इनके साथ रखा गया है। मींस हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में 2 पोजीशंस हैं। तो ये जो 2 पोजीशंस हैं इसका रीजन क्या है, पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं से समानता। अब देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल्स से सिमिलरिटीज मींस रिजेम्बलेंस समानता दर्शाता है। इनमें से कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि है एल्कली मेटल्स से मिलती हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। यही मैंने लिखा है कि बोथ हैव्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। अब हाइड्रोजन का देखो आप 1s1, लिथियम में चले गए तो 1s2 2s2। तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है वो है NS1। एक ओके, तो फर्स्ट जो सिमिलरिटी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। दूसरा है यूनी पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। ओके, हम ये कह सकते हैं कि यूनी पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों में +1 पॉजिटिव चार्ज वाला कैटाइन बनाने की टेंडेंसी है। ओके, हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन और क्षारीय धातुएं एकल संयोजी धनायन बनाती हैं। आप देखो हाइड्रोजन से H+ बनता है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कोई भी एल्कली मेटल्स में आप चले जाएं तो वो भी +1 वाला कैटाइन बनाते हैं। तो ये यूनी पॉजिटिव कैटाइन है जो दोनों में बनते हैं। तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, +1। और एल्कली मेटल्स में भी चले जाओ तो +1। जैसे HCl है तो HCl में हाइड्रोजन +1, NaCl में सोडियम +1। तो चाहे कोई भी कंपाउंड देख लो आप एल्कली मेटल्स का और हाइड्रोजन का, जिसमें हाइड्रोजन एक रिड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है तो वहां पर +1 चार्ज रखता है। ओके, फिर आता है सिमिलरिटी इन कंपाउंड्स। अब आप कंपाउंड्स की बात करें, अगर इनके फॉर्मूले की बात करें तो जो फॉर्मूला हाइड्रोजन का जैसे ऑक्साइड में है H2O तो एल्कली मेटल्स का क्या है N2 K2। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम दिख रहा है। हैलाइड्स में देख लो, ये HCl है तो ये NaCl है, तो हैलाइड में भी सिमिलरिटी दिख रही है। सल्फाइड्स की बात करें तो H2S है, Na2S है, K2S है, तो सल्फाइड्स भी क्या है, सेम दिख रहे हैं। ओके, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में चले जाओ H2PtCl6 तो K2PtCl6 तो सेम फॉर्मूला दिख रहा है इसमें कॉम्प्लेक्सेस की। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो हाइड्रोजन भी एक अच्छा रिड्यूसर है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर है। जैसे Cu2O को Cu में रिड्यूस कर रहा है तो एल्कली मेटल्स भी अच्छे रिड्यूसर है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं। और भी कुछ सिमिलरिटी में अगर हम चलें रिजेम्बलेंस का देखें तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोडक्ट्स हैं या इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रोड्स में जो प्रोडक्ट्स लिबरेटेड होते हैं वो भी लगभग सेम है जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम है। तो देखो अगर हम और भी देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स की बात करें
ठीक है। तो यहाँ देखो HCl और NaCl, यहाँ प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, ओके, तो H2 और प्लस क्या Cl2, तो ये कहां पर आएगा कैथोड में, ये कहां आएगा एनोड में। जस्ट ऐसा ही इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो आप, तो 2Na प्लस Cl2, तो ये कहां मिलेगा हमें कैथोड में, ये कहां मिलेगा एनोड में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस के जो इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सिमिलर हैं। अब चाहे अगर हम ऐसा भी ले लें NaH, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर NaH का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए या हम इसके जो नेगेटिव या एक ही प्रोडक्ट लेके समझ लें, ओके, तो इनके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स भी क्या है बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये है रिजेम्बलेंस विद, ठीक है, किसके साथ एल्कली मेटल्स। तो समझ गए ना कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 दोनों का है, रिड्यूसिंग नेचर सेम है, यूनिपॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं, कंपाउंड्स जो बनते हैं उनके फॉर्मूले में सिमिलरिटी है। इसके अलावा आपने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो भी सिमिलर है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन की एल्कली मेटल से सिमिलरिटी शो करती हैं, रिजेम्बलेंस शो करती हैं, और यही रीजन है कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया। ओके, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल्स से किन प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। ओके, तो यहां पर हमने दिया है डिफरेंस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं से असमानता या अंतर। ओके, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स से नहीं मिलती। देखो पहला, एल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में या हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो क्षारीय धातुएं हैं एल्कली मेटल्स, वो बहुत ज्यादा क्या है धन विद्युतीय है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। दूसरा है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर आप ऑक्साइड्स की बात करें तो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वाटर, वो कैसा है न्यूट्रल, उदासीन होता है ना, जबकि जो एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो लिथियम ऑक्साइड हो, चाहे Na2O हो, चाहे K2O हो, Rb2O हो, ये सब कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो इनके ऑक्साइड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, नॉन मेटेलिक और गैसियस एलिमेंट है। समझ गए ना कि डाई एटॉमिक होता है H2 के फॉर्म में है, नॉन मेटेलिक है और कैसा है गैसियस, द्विपरमाणुक गैसीय धात्विक तत्व है। जबकि आप इनमें चले जाएं एल्कली मेटल्स की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन मेटेलिक एलिमेंट्स, इनके क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स है, क्रिस्टलीन है, धात्विक तत्व है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। थर्ड में चले जाओ साइज ऑफ कैटाइन, तो जो H+ है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कैटाइन है और वाटर में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। इसकी साइज है 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर, जो कि एल्कली मेटल्स की मैक्सिमम मिनिमम 60 पिकोमीटर या ठीक है, और फिर से आके बड़ी साइज होती है तो इससे बहुत छोटा है। क्षारीय धातुओं का घनायन का आकार 60 पिकोमीटर के अपेक्षा जो ये साइज है बहुत छोटी है। समझ गए ना, और ये फ्री नहीं होता। फिर आता है नेचर ऑफ हाइड्राइड के बारे में। हाइड्राइड की तो देखो H+ का वाटर में जब हाइड्रेशन होता है पहले करता है हाइड्रोनियम आयन, जो आगे वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डेड होके और बना लेता है H9O4+। मींस यहां पर जो H+ है वाटर में वो इस फॉर्म में रहता है। लेकिन एल्कली मेटल्स की बात करें तो ये हाइड्रेटेड होकर इस तरह से हाइड्रेट बनाती है और X की वैल्यू लगभग 6 तक होती है। तो ये इस तरह से। और दूसरा है कि एल्कली मेटल्स के जो कैटाइन है वो वाटर में फ्रीली हो सकते हैं, वाटर H+ टोटली हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहता है, फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि ये गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन एक्वस मीडियम में वो इस फॉर्म में आ जाता है, बाकी और अदर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए फिर नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो देखो हाइड्रोजन जो है
उसके जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑक्साइड हो H2 हो, चाहे हैलाइड्स हो, सल्फाइड्स हो, उनमें कोवैलेंट नेचर सहसंयोजी गुण होता है। HCl, HBr, HiH2O, आप कोई भी कंपाउंड देखो CH4 इस तरह से। लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक नेचर के हैं। लिथियम के कुछ कोवैलेंट हैं, बाकी ज्यादातर कंपाउंड चाहे वो ऑक्साइड ले लो, हैलाइड ले लो, कुछ भी ले लो, वो आयोनिक नेचर के हैं। तो ये कोवैलेंट है और ये आयनिक। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं 1312 किलोजूल पर मोल है, जबकि लिथियम की जो सबसे ज्यादा हो सकती है लिथियम की तो 520, जो कि इस एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये एनर्जी लगभग 3 टाइम्स दिख रही है और इससे कम होती जा रही है। तो इस तरह से ये जो है हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स से क्या है, डिसिमिलरिटीज या कहें कि डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी मैंने आपको बताया, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस, कि हैलोजन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को रखा गया है, तो उसका रीजन क्या है। तो देखो, जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन से भी क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है। ओके, हैलोजन के साथ समानता। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हैलोजन एलिमेंट्स से मिलती हैं हाइड्रोजन की। देखो, पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चाहे हाइड्रोजन हो या हैलोजन, इन्हें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कि बोथ रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप देखोगे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए H-, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5 एक इलेक्ट्रॉन F- 2s2 2p6 मींस कैसा हो गया, नियॉन जैसा। ओके, तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन को अचीव करके या कहें कि एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके, और कैसा विन्यास ले आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस। समझ लो बच्चों कि दोनों को निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देखोगे हाइड्रोजन 1312 किलोजूल पर मोल और हैलोजन में क्लोरीन है, क्लोरीन है 1680 1255, जो कि लगभग इसी के आसपास की है। मींस हाइड्रोजन और हैलोजन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं इनमें भी काफी सिमिलरिटी होती है। नेक्स्ट है एनायन। तो हाइड्रोजन H- बनाता है, तो हैलोजन में भी हैलाइड आयन बनता है, तो दोनों नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। हाइड्रोजन भी बना रहा है और हैलोजन से ये भी सिमिलरिटी है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो आप चाहे हैलोजन्स में चले जाएं, सारे एलिमेंट्स हैलोजन नॉन मेटालिक है, अधात्विक है, और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटालिक एलिमेंट है। समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या है, अधात्विक तत्व है। एटॉमिसिटी की बात करें, परमाणविकता, तो दोनों जो है वो था डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, दोनों में द्विपरमाणविकता है। देखो H2 है तो हैलोजन में F2Cl2Br2I2, तो ये भी ओके ओके, तो यहां तक नोट कर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। हाइड्रोजन में भी -1 मिल रही है, NaH में, CH2 में, तो इनमें भी -1 मिल रही है। ओके, तो ऑक्सीडेशन। अब आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट, अगर हम NaH का रिडक्शन करें तो एनोड में हाइड्रोजन मिलेगी, तो NaCl का करें तो क्या एनोड में Cl2 मिलेगा, तो हैलोजन एनोड्स में आ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड भी बनते हैं हाइड्रोजन के, जैसे NaH, KH, CH2, तो इसमें हैलोजन इनके साथ भी आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड की ये लिखें, ठीक है, कंपाउंड्स, और इसमें भी कंपाउंड्स ले लें आप, तो कोवैलेंट कंपाउंड जैसे CH4, SiH4, NH3, HX, ये कोवैलेंट है, तो इनमें भी कोवैलेंट्स बनते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देखो आप, H हटा और Cl आ गया और HCl बन गया, Cl को H से भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ये क्या है, सिमिलरिटीज आपको हैलोजन से दिख रही हैं, और यही रीजन है कि हाइड्रोजन को किसके साथ रख दिया गया है, हैलोजन के साथ। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिफरेंस क्या है हैलोजन एलिमेंट्स से, ये कहां डिफर है। तो
तो देखो पहली बात तो कि जो हैलोजेंस हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही पहला डिफरेंस है कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों, हाइड्रोजन जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन से बहुत अधिक ऋण विद्युतीय है। पहली बात आप देख लो हैलोजेंस में 4 फ्लोरीन है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि हाइड्रोजन की 2 है। ओके, H2 नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, H2 के किसी भी एटम में कोई लोन पेयर नहीं होता। बट अगर आप हैलोजेंस में चले जाएं तो हैलोजन में हर एक एटम में लोन पेयर होता है। ओके, नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो यौगिकों की तो ऑक्साइड्स अगर हैलोजन पे देखोगे तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं Cl2O7 ClO3 I2O5, जबकि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है H2O वो न्यूट्रल है। और देखो आप साइज ऑफ आयन की तो आयन में H- मच स्मॉलर देन X-। और भी देखो बच्चों और मैं कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंस बता सकता हूं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आप चले जाओ, रिएक्टिविटी में चले जाओ, तो देखो अगर आप देखोगे कि H2 अगर हम और भी डिफरेंस देखें तो रिएक्टिविटी की बात करें क्रियाशीलता, समझ ना, तो अगर आप क्रियाशीलता में देखोगे तो इनर्ट है, इनर्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर, समझ गए। बट H2 जो है हाईली रिएक्टिव, समझ गए ना। ये सामान्य ताप पर अगर आप देखोगे तो सामान्य ताप पर क्रियाहीन है, निष्क्रिय है जिसको हम बोल सकते हैं, और ये अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है, अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो देखो आप H2 की जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत ज्यादा है X2 से। ओके, आप देख लेना हाइड्रोजन और हैलोजन में कि इसकी लगभग कितनी होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है, जबकि अगर आप फ्लोरीन में चले जाएं तो लगभग 37 किलो कैलोरी पर मोल, इससे भी नीचे चली जाएगी। तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है, रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन इनर्ट है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हैलोजन से बिल्कुल डिफर है। तो ये इस तरह से दोनों पोजीशंस को देखा अपने, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखी, इनके बेस पर ये कंक्लूजन आता है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है किसमें पीरियोडिक टेबल में वो एक कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। हम फिक्स नहीं कह सकते कि हमें यहीं पर रख के ही इसको कंप्लीट स्टडी करनी है। ओके, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं हाइड्रोजन की जो ना तो हैलोजन से मिलती हैं ना एल्कली मेटल से, अपने आप में यूनिक है। इसलिए हाइड्रोजन को एक नोटोरियस एलिमेंट, आवारा तत्व बोला गया है, समझ गए ना। और यही मैंने लिखा है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल बिकॉज इन सर्टेन प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन डज। ठीक है, तो ये हैलोजन और जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें से बिल्कुल डिफर है। दस हाइड्रोजन इज यूनिक इन दिस प्रॉपर्टी, अपने आप में बिल्कुल अलग एलिमेंट भी है। समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजन की अवर सारणी में जो स्थिति है वो आज भी विवादित है, क्योंकि इसकी बहुत सारी डिसिमिलरिटीज देखी आपने हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ, हैलोजेंस के साथ। तो ये अपने आप में एक अलग ही गुण रखता है। फिर भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर देखते हैं कि फर्स्ट एक ग्रुप में है तो वहाँ सिर्फ हम इसका कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही स्टडी, हम एल्कली मेटल्स के साथ लेकर हाइड्रोजन को अलग से साथ में लेकर नहीं डिस्कस करते। हाइड्रोजन को अलग से ही इसलिए क्या किया गया है बच्चों, डिस्कस किया गया, ना तो हैलोजन के साथ इसको डिस्कस किया गया है और ना ही एल्कली मेटल। हम इसे बिल्कुल अलग ही सेपरेट पढ़ते हैं और ये यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट रखना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है अक्यूरेंस के बारे में, उपलब्धता के बारे में। तो नंबर 1 की मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बाय वेट मिलने वाला अगर एलिमेंट है तो वो है हाइड्रोजन। यूनिवर्स का 70% हाइड्रोजन से बना है और मेनली कहाँ मिलता है, स्टार्स में। जितने भी स्टार्स हैं वो हाइड्रोजन से और हीलियम से ही बने हैं। ओके, तो ब्रह्मांड का सबसे अधिक मिलने वाला तत्व क्या है बच्चों, ये है हाइड्रोजन और 70% होता है। परसेंटेज ऑफ अर्थ मास, अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुसार देखें तो 0.75% ही टोटल अर्थ के वेट का 0.75% ही हाइड्रोजन है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट एंड ओशियन, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें कि पृथ्वी की सरफेस पर, भूपटल पर, और वाटर ओशियन में तो ये है 15.4%। कितना है इसका, जो है 15.4%। ओके, भूपटल और समुद्र में हाइड्रोजन का ये परसेंटेज है।
अबंडेंस इन अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ में इसकी वो देखेंगे कौन सा एलिमेंट है, तो ये 9th नंबर का एलिमेंट है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें बाई वेट, कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का कितना बाई वेट है, तो वो है 0.15%। तो कुल मिला के ये है अक्यूरेंस हाइड्रोजन की अर्थ क्रस्ट में, ब्रह्मांड में, इस तरह से। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं आइसोटोप्स, या इन्हीं को बोलते हैं आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों? तो आइसोटोप्स तो आप समझते होंगे, आइसोटोप्स ऐसे एटॉमिक स्पीसीज हैं एक ही एलिमेंट की जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होंगे, बस एटॉमिक वेट अलग है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक कहलाता है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है क्या, ट्राइटियम। 1H1 1H2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1H2, ये इसको लिखा होता है D और इसको लिखा होता है T। 1H3 ट्राइटियम। सबसे पहला है अबंडेंस। तो देखो अबंडेंस में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप 1H1 है वो 99.98% होता है टोटल हाइड्रोजन के वेट का, जबकि ड्यूटेरियम का है 0.016 और ट्राइटियम बहुत कम 10⁻⁻15। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 13.96 केल्विन, इसका और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। जस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी देखो लगातार बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 25.01 लिखा हुआ है। डेंसिटी है तो 0.09 है, तो इसकी डबल, इसकी ट्रिपल, क्योंकि वेट भी तो ट्रिपल हो रहा है, वॉल्यूम लगभग सेम है, मास बढ़ रहा है, तो इसका मास से डबल मास है इसका और इससे ट्रिपल मास है, तो 3 टाइम्स डेंसिटी जो है इसकी ज्यादा है। अगर हम फ्यूजन एंथैल्पी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये भी लगातार इसी तरह से ऑर्डर में बढ़ रही है। डेल्टा एचपी की बात करें तो ये भी इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड एनर्जी देखो आप, बॉन्ड एनर्जी 435.88, जबकि इसकी 443 और ये ऐसा क्यों है बॉन्ड एनर्जी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर भी, न्यूक्लियर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इन पर भी डिपेंड करती है। बॉन्ड लेंथ लगभग सेम है। नेचर एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रोटियम जो है नॉन रेडियो एक्टिव और स्टेबल है, जबकि ये रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, ये भी स्टेबल है। और ट्राइटियम रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल, रेडियो धर्मी और अस्थायी है। 1H3 का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो 2H3 प्लस बीटा, और T हाफ जो है ये कौन सा पार्टिकल है बच्चों? बीटा। ओके, और ये अब मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका जो पैरामीटर है वो किस तरह चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, इनके वेपोराइजेशन का क्या होगा, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, पहले आप इन्हें लिख लें। अब देखो बच्चों, आपको इन आइसोटोप्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो पहला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स देखे जाएं, भौतिक गुणों के मापांक देखे जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज देखी जाए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए दिख रही है? ट्राइटियम के लिए। सबसे कम किसमें? हाइड्रोजन। चाहे मेल्टिंग पॉइंट देख लो, बॉइलिंग पॉइंट देख लो, डेंसिटी देख लो, डेल्टा एच भी देख लो, डेल्टा एच एफ देख लो, आप देख रहे हैं लगातार। अगर और इसके अलावा आप देखोगे एटॉमिक मास, ओके, तो ये भी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये ऑर्डर दिखता है। यही रीजन है कि चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट ले लें, बॉइलिंग पॉइंट ले लें, डेल्टा एच एफ ले लें, डेल्टा एच बी ले लें, ठीक है, एटॉमिक मास ले लें, इसी ऑर्डर में ये इंक्रीज होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, वेपोराइजेशन एंथैल्पी का, तो इस तरह से आपको दिखेगा। अब आता है केमिकल रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर दिखेगा, रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन, उससे कम ड्यूटेरियम, उससे कम ट्राइटियम। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बॉन्ड एनर्जी का देख लो, और बॉन्ड एनर्जी में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी दिख रही है? ट्राइटियम की। तो जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। ये ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, या हम ये कहें इसमें बॉन्ड एनर्जी, कि चाहे बॉन्ड एनर्जी का बेस ले लें और चाहे मोलर मास का, रिएक्टिविटी कम होती गई है सबसे ज्यादा। और यही रीजन है कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ड्यूटेरियम द्वारा,
ठीक है। और ड्यूटेरियम मतलब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन कि हाइड्रोजन बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है, उसकी जगह ड्यूटेरियम बहुत आसानी से आ जाता है। रीजन है कि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है जबकि dt बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। वो अभी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखेंगे ड्यूटेरियम की। फिर आता है कि इफेक्ट ऑफ द आइसोटोप इन, अब ये इस तरह से आइसोटोप का किसी रिएक्शन पर जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ आइसोटोप इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। समस्थानिक अभिक्रिया के वेग में ठीक है प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक प्रभाव। तो इनमें आइसोटोपिक इफेक्ट आपको दिखेगा। तो ये बात समझ में ना कि क्रियाशीलता अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो ये ऑर्डर होता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल संसारिक मात्रा, मतलब ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन में 0.015% टोटल हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है वो किस फॉर्म में रहता है, Hd के फॉर्म में। मतलब H2 जो है उसमें 0.015% ड्यूटेरियम किस फॉर्म में है, Hd। तो एक क्वेश्चन होता है कि टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन 0.015% ऑफ ड्यूटेरियम इन द फॉर्म ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है किस फॉर्म में रहता है, Hd के फॉर्म में। मतलब जितनी ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है उसमें ड्यूटेरियम इस फॉर्म में है और वो कितना है, 0.015%। हाइड्रोजन की कुल मात्रा ब्रह्मांड में, तो समझ गए बच्चों की ब्रह्मांड की कुल मात्रा में ड्यूटेरियम इस Hd के फॉर्म में है और वो कितना है, 0.015%। और ट्राइटियम की बात करें तो हाइड्रोजन के 10⁻18 मतलब प्रोटियम जो है, प्रोटियम के 10⁻18 एटम्स के साथ एक एटम मिलता है किसका, ट्राइटियम का। समझ गए ना। तो इस तरह से प्रोटियम के 10⁻18 एटम के साथ ट्राइटियम का एक, ठीक है, परमाणु होता है, ये ध्यान रखना है। और एक होता है 1H2 D जो है, D का यूज होता है ट्रेसर टेक्निक स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम देखेंगे ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा संदेहप्रद है, जिनमें ये दिक्कत होती है कि कौन सा एटम कहां से रिलीज हो रहा है, तो वहां पर इन ट्रेसर टेक्निक का यूज होगा। जब हम ड्यूटेरियम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तब मैं आपको ट्रेसर टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो ये पॉइंट्स आपको किसमें याद रखना है, आइसोटोप्स में, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, कौन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, इस तरह से आपको है ना। और केमिकल रिएक्शन में कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो ये सबसे स्लो रिएक्शन किसकी होगी, तो ये ध्यान रखना है।